अच्छा, हमने मॉडल बना लिया। मॉडल बनाने के बाद हम गए कैलकुलेट पे गए हम एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम के अंदर हमारा फैक्टर पहले से सिलेक्टेड है, हमने स्टार्ट कैलकुलेशन कर दी। सबसे इनिशियल लेवल पे जब आप एल्गोरिथम रन करोगे तो आपने सबसे पहले अगर आप देखो तो फाइनल रिजल्ट के कॉलम में आ रहा है आउटर लोडिंग्स। आप इस पे चलेगा। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका थ्रेशोल्ड है 0.50, प्रेफर्ड है 0.60, और बहुत अच्छी बात है अगर आपके तमाम आइटम्स जो है वो 0.70 से बड़े हैं। एक्सेप्टेड है 0.50 से बड़े हो, प्रेफर्ड है कि 0.60 से बड़े हो, रहेगा तब भी वो लाली। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके तमाम आइटम 0.70 से बड़े हो, जब आप 70 से बड़े वाले वैल्यूज को देखोगे, अभी भी टेबल में आप देखोगे तो आपके पास वो सारी ग्रीन में आ रही है। लाल इंडिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिस्टम ने उसके अंदर अपने एल्गोरिथम के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ इनेबल की हुई है कि अगर कोई भी आउट ऑफ लोडिंग में वैल्यू 0.70 से छोटी आ रही हो तो आप उसको लाल करो। प्रॉब्लमैटिक है, अनएक्सेप्टेड नहीं। अनएक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी है? जब आपके किसी भी कंस्ट्रक्ट या किसी भी टेबल के अंदर वैल्यू आ रही हो 0.40 या उससे छोटी। आउटर लोडिंग का थ्रेशोल्ड है 0.40 या उससे छोटी। अगर वो कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही है जो 0.40 है या उससे छोटी है तो वो आपने बिना सोचे समझे डिलीट ही करनी है। अभी यहां पे जैसे हमारे पास EMP1 की वैल्यू आ रही है 0.579, तो आपने क्या करना है? हमें इस आइटम को डिलीट करना है क्योंकि ये 0.5 के आसपास कहीं आ रहा है। तो हम गए बैक के ऑप्शन के ऊपर, एडिट का ऑप्शन है लेकिन एरो बैक का। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप वापस कैनवस पे आ गए। अब अगर आप कैनवस को गौर से देखोगे तो कंस्ट्रक्ट के ऊपर जो एरोज बने हुए उनमें जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वही हैं जो आपके आउटर लोडिंग में वैल्यूज आ रही। जैसे मैंने कहा EMP1 जो है वो उसकी वैल्यू 0.759 आ रही थी, तो ये लिखी हुई। ये लिखी हुई, और ये एग्जैक्टली वैल्यू कहां पे आएगी? मैंने ये ब्लू वाला बटन जो है ओपन फुल रिपोर्ट 0.579, सेम वही वैल्यू है। तो आप इस टेबल से देखो चाहे आप डायग्राम से देखो, बात एक ही। मैं प्रेफर करता हूं डायग्राम से देखना क्योंकि जो आइटम मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डायग्राम से देख के वहीं से डिलीट कर देता। मुझे बार बार टेबल डायग्राम में स्विच नहीं करना होता। ये वैल्यू मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने इसको सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? ये येलो वाला जो बॉक्स है इसको, क्योंकि हमने आइटम को डिलीट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट के बटन को दबा दिया। जैसे ही आप दबाओगे आपके पास जो पुरानी रिपोर्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी। भले वो ओपन हो सके लेकिन वो वैल्यू वहां पे शो हो रही होगी, आपके मॉडल में नहीं होगी। तो आपने जहां कोई आइटम डिलीट किया आपने दोबारा से PLS एल्गोरिथम पे जाना है, दोबारा से एल्गोरिथम रन करना है। कोई भी चेंज आप कैनवस पे करोगे, आइटम ऐड करो, आइटम डिलीट करो, आपने दोबारा एल्गोरिथम रन करना है। ये काम रिपीटेटिवली होता रहेगा साइकिल में, जब तक के तमाम वैल्यूज तमाम टेबल्स के अंदर सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल ना हो। मैंने यहां से आइटम डिलीट किया EMP1, मैं दोबारा कैलकुलेट पे गया, दोबारा एल्गोरिथम, दोबारा से ये डायग्राम आ गई, मैं लोडिंग में गया। अब देखो वो आइटम डिलीट हो चुका, ठीक है। ये आइटम 5 का है, 6 का है, 68 का है। अब मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेबल ये है कि 0.5 से बढ़ाओ, प्रेफर्ड है 0.6 से बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है 0.7 से बढ़ाओ। तो मैं किसको रिटेन करूंगा? कब मैं 5 की वैल्यू रिटेन करूंगा, कब मैं 6 की वैल्यू रिटेन करूंगा, ये इस टेबल पे बेस नहीं करता जो आपके सामने आउट ऑफ लोडिंग की खुली हुई। ये बेस करता है अगली टेबल पे, जो थोड़ा सा आप अपने टेबल के अंदर नीचे आओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का। आपने इस टेबल को ओपन कर दिया, आपके पास पहला जो कॉलम है क्रॉमबैक अल्फा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो कॉलम है आपके पास कंपोजिट रिलायबिलिटी,
तीसरा जो आपके पास कॉलम है कंपोजिट वेलाबिलिटी रो सी, अगर आप देखो इससे पहले है रो ए। रो ए का कॉलम हमारे लिए किसी काम का नहीं होता मास्टर्स लेवल पे, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। इसके अंदर कुछ लाल भी आ रहा हो तो हमारे लिए कोई भी मीनिंगफुल बात नहीं है अभी तक। हमने सबसे पहले देखना है क्रॉनबैक अल्फा, दूसरे लेवल पे हमने देखना है कंपोजिट वेलाबिलिटी रो सी, और तीसरे लेवल पे आपने देखना है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड एवीई। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो अपने पास नोट भी करते जाइए। क्रॉनबैक अल्फा का थ्रेशोल्ड है 0.60 और प्रिफर्ड है 0.70। क्रॉनबैक अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.60, प्रेफरेबली 0.70। हाँ, जो करना है करो, लेकिन पीछे जाके करो। क्रॉनबैक अल्फा का एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड है 0.60 और प्रेफर्ड है 0.70। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का 0.70 नहीं आ रहा, लेकिन 60 से बड़ी वैल्यू आ रही है, लाल आ रही होगी, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता कि आप एक्सेप्ट कर लो, ये नुनाले का पेपर है 1979 का, उसने बोला 1992 में उसका रिवाइज वर्जन आया था। नुनाले NUNNALLY, नुनाले 1992 का एक रिसर्च आर्टिकल है। नुनाले के साथ एक और भी को ऑथर है, लेकिन हम उसको नुनाले ही के नाम से जानते हैं। नुनाले का एक पेपर है 1992 का, उसने कहा है अल्फा शुड बी प्रेफरेबली ग्रेटर देन 0.60, so you can accept the value that is greater than 0.60, बट जो PLS के ऑथर्स हैं उन्होंने कहा है कि 0.70 से बड़ा होना चाहिए। तो आपके लिए दोनों एक्सेप्ट है। प्रेफर्ड ये है कि 7 से बड़ा हो तो बेहतर, बट अगर किसी का 6 से भी बड़ा आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्टेबल कंसिडर करते हैं। बट वहां पे आपने साइटेशन देनी है नुनाले की, किसी और PLS के ऑथर को, अगर 6 से बड़ी वैल्यू। दूसरा कॉलम है आपके पास जो आपके लिए मीनिंगफुल है, दैट इज कंपोजिट वेलाबिलिटी रो सी। दैट इज ऑल्सो अ वेलाबिलिटी टेस्ट एज सिमिलर एज क्रॉनबैक अल्फा, बट इसका थ्रेशोल्ड 0.70 है, प्रेफर्ड भी और एक्सेप्टेबल। दिस शुड नॉट बी लेस देन 0.70, शुड नॉट बी। बेटे कुछ लिख लो, बाद में मैं मुयस्सर नहीं हुआ ना तो पूछते ही रह जाओगे सबसे। कंपोजिट वेलाबिलिटी का प्रेफर्ड एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड है 0.70। जब मैं थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूं या लफ्ज थ्रेशोल्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इससे ऊपर होनी चाहिए वैल्यू। क्लियर? CR और कंपोजिट वेलाबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.70 अकॉर्डिंग टू हायर। बोलते हायर है, लिखते हेयर है। According to Haier et al. 2011 रिसर्च आर्टिकल है और पेपर का नाम है PLS SAM Indeed a Silver Bullet। वो आप हायर एट ऑल 2011 लिखोगे तो गूगल भी आपको बता। बट कंपोजिट वेलाबिलिटी का जो थ्रेशोल्ड है वो नुनाले का नहीं हो सकता, वो सिर्फ PLS के ऑथर्स का होगा। और उसके अंदर प्रेफर्ड है कि आप हायर एट ऑल 2011 वाला जो पेपर है, जिसमें मैंने कहा भी था कि PLS और डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में कंपैरिजन भी दिया है कि व्हेन टू यूज PLS एंड व्हेन नॉट टू यूज PLS, ये वही पेपर। उसी में कंपोजिट वेलाबिलिटी का एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड है 0.70, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0.70। AVE का थ्रेशोल्ड भी हायर ने बोला है, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.50। अगर आप अब इन तीन कॉलम्स को देखो तो हमारे पास इन तीनों कॉलम्स में अपने रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड से बड़ी वैल्यूज आ गई। तमाम वेरिएबल्स के क्रॉनबैक अल्फा जो है वो 0.70 से बड़े, तमाम कंपोजिट वेलाबिलिटी रो सी की वैल्यूज 0.70 से बड़ी, और तमाम AVE की वैल्यूज जो है वो 0.50 से बड़ी। अब ऐसी कंडीशन में जब आपके पास कंस्ट्रक्ट वेलाबिलिटी एंड वैलिडिटी के टेबल में कोई भी रेड मार्क नहीं आ रहा हो, तो आपकी आउटर लोडिंग की टेबल में
अगर कोई वैल्यू 0.5 के आसपास है, 6 के आसपास है, मतलब रेड मार्क हो रही है, 4 के आसपास नहीं हो, 4 हो और आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी वाला टेबल भी सही आ रहा हो, तो भी आपने 4 की वैल्यू को डिलीट करना ही है। इसका थ्रेशोल्ड 5 कंसिडर करना, 0.5 से ही बड़ा होना चाहिए। 5 से छोटा हुआ आउटर लोडिंग में कुछ भी तो आपने डिलीट ही करना। वैसे तो 99% चांसेस ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब कर ही रहा होगा, बट आपने उसी लेवल पे आपने उसको डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले जब आपने पीएलएस का एल्गोरिथम रन किया तो आपने सबसे पहले जाके देखा कि आइटम्स के अंदर कोई भी लोडिंग 0.5 से छोटी तो नहीं है। अगर है तो रिगार्डलेस अगली टेबल में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने वो आइटम डिलीट कर। और एक चीज दिमाग में रखना, जो जो आइटम डिलीट करते जाओ, जिस वजह से करते जाओ, वो अपने पास नोट करते जाना। जैसे मैंने अभी एक आइटम डिलीट किया, मेरे पास कोई रीजन नहीं था उसको डिलीट करने का, ENP1 का जो आइटम था, क्योंकि मैंने आगे की कोई टेबल्स नहीं देखी और ना वो 0.5 से छोटा था, तो मेरे पास जब उसकी कोई रीजन नहीं है उड़ाने का, तो मैं वो आइटम डिलीट भी नहीं कर सकता। तो मैं अब इस एनालिसिस में उस आइटम को वापस लाके देखूंगा कि वाकई में क्या इसकी जगह थी या नहीं थी वजह। देखो मैं ENP1 वापस ले आया, क्लियर, और मैंने जाके देखा कंपोजिट रिलायबिलिटी के अंदर अभी भी तमाम वैल्यू सही, तो आई हैव नो वैलिड रीजन टू रिमूव एनी ऑफ द आइटम फ्रॉम द मेजरमेंट मॉडल, तो आई हैव टू रिटेन इट। यहां तक क्लियर है? अगला लेवल है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसमें आपके पास 3 टेबल्स आती हैं। पहली है HTMT मैट्रिक्स या लिस्ट, दोनों में से जो चाहो देख लो, दोनों एक ही चीज है। किसी को मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा तो लिस्ट में से चेक कर ले, किसी को लिस्ट समझ में नहीं आ रही तो मैट्रिक्स से चेक कर ले, चीज दोनों में से। दूसरा है आपके पास FLC, ये वो टेबल है जिसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, FLC ये वो टेबल है जिसको एक्सेल पे जाके चेक करना है। तीसरा टेबल है क्रॉस लोडिंग, ना इसका कोई थ्रेशोल्ड है। अगर थ्रेशोल्ड होता ना तो यहां पे लाल पीली वैल्यूज आ रही होती जैसे बाकी टेबल्स में आ रही। अगर यहां पे कोई भी वैल्यू ग्रीन में रेड में नहीं है, इसका मतलब है ये वो टेबल है जिसको आपने एक्सेल पे ले जाके एक पर्टिकुलर मेथड के जरिए चेक करना है। अगर वो मेथड अचीव होगा हो तो आप इस टेबल को एक्सेप्ट करोगे, अगर वो मेथड वॉइड हो रहा हो, वॉयलेट हो रहा हो, तो आपने जाके अपने मेजरमेंट मॉडल में करेक्शंस करना। सही है? तो ये 2 टेबल्स हैं, FLC और क्रॉस लोडिंग्स। इसको आपने एक्सेल पे जाके चेक करना है और ये मेथड के जरिए चेक होगा, इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता। जो काम मैंने ताहा को बोला है वो कर रहा हूं। और HTMT के अंदर अगर आप टेबल देखो, मैं इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब सही है? क्लियर है? देखो इसके अंदर ग्रीन, ब्लैक, रेड कोड्स आ रहे हैं। अगर किसी टेबल के अंदर कलर कोड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है उसका थ्रेशोल्ड है। अगर उसके अंदर कोई टेबल के अंदर कलर कोड्स आ रहे हैं तो उस कलर कोड्स का थ्रेशोल्ड है। HTMT का टेबल थ्रेशोल्ड उल्टा है। अभी तक हमने क्या बात की कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट, वैल्यू आउट ऑफ लोडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.70, Cronbach alpha should be greater than 0.70, composite reliability rho C should be greater than 0.70, average variance extracted AVE should be greater than 0.50। लेकिन HTMT के अंदर हम बात उल्टी करते हैं। हम कहते हैं HTMT में तमाम वैल्यूज 0.90 से छोटी होना लाजिम है। HTMT की तमाम वैल्यूज 0.90 से छोटी होना लाजिम है, छोटी होना लाजिम। अगर आप गौर से अब इस टेबल के लिखने के बाद अगर आप इसको टेबल को गौर से देखोगे तो यहां पे जब वैल्यू 90 से बड़ी हुई है तो रेड हुई है। एक कोड आ रहा है इसके अंदर ब्लैक, एक आ रहा है रेड, एक आ रहा है ग्रीन। किसी भी जगह के ऊपर आपको ब्लैक का कलर कोड नहीं मिला अभी तक, सिर्फ रेड और ग्रीन मिले। यहां का बेसिकली 2 थ्रेशोल्ड है। मुझे यकीन आइए मैं अच्छा पढ़ा।
यहां पे बेसिकली दो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। और ये सबसे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, ये सबसे वीकेस्ट टेस्ट है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का, सबसे वीकेस्ट। लेकिन मजबूरी ये है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रीजन है इसका पीएलएस यूज करने का। कोशिश ये करना, 99% कोशिश ये करना कि तुम्हारा एचटीएमटी का रिजल्ट आए, अपना 100% देना कि एचटीएमटी का रिजल्ट आए और सही आए। 1% चांस छोड़ रहा हूं कि अगर हर कुछ करने के बाद एचटीएमटी का रिजल्ट नहीं आया और एफएलसी मतलब फॉरेन एंड लार्गर क्रॉस लोडिंग में रिजल्ट सही आ गए, तो फिर एचटीएमटी एग्जेम्प्ट हो सकता है, बट वो भी टेबल्स में, रिपोर्टेबल टेबल्स जो चैप्टर 4 का पार्ट, अपेंडिक्स के पार्ट में, तब भी पीएलएस के अंदर से जो ये वाला एचटीएमटी का टेबल निकलेगा वो अपेंडिक्स में लगेगा फॉर द एविडेंस पर्पसेस के वाकई में आपका एचटीएमटी गलत है। यहां तक क्लियर है? यहां पे हमें अगर देखने को मिले तो एक वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चनेबल है एंड दैट इज 0.940। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो इस टेबल के अंदर हर वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ये टेबल किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को शो नहीं करती, ये दो वेरिएबल्स के आपस के अंदर रिलेशनशिप को शो कर रही है, मतलब उनके किसी ना किसी कॉम्बिनेशन को शो कर रही है। अगर मैं 0.940 वाली वैल्यू की बात करूं तो अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल देखो तो ये है जीएससीआई की वैल्यू और वर्टिकली आ रही है ईएनपी के कॉलम में। इसका मतलब है कि आपके जीएससीआई का वेरिएबल और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का वेरिएबल एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब है कि तमाम वेरिएबल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यह प्रूफ करना है आपने इन तीन टेबल्स में, एचटीएमटी, एफएलसी, क्रॉस लोडिंग। आपने ये प्रूफ करना है इन टेबल्स के अंदर। भाई देखो ना, आपने जब कंस्ट्रक्ट्स और मॉडल्स बनाए तो आपने ये कहा ना कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दो अलग डायमेंशन की बातें कर रहे हैं, तभी तो रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे मैं एक एचआर से एग्जांपल दूं आपको कि एम्प्लॉय मोटिवेशन की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है। द मोर द एम्प्लॉय मोटिवेटेड द बेटर ही विल बी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन जब रिजल्ट आपने चेक किया तो एचटीएमटी की वैल्यू लाला। दैट शोज कि वो थ्योरेटिकली डिफरेंट थे। जब हम डेटा की बुनियाद पे देख रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे जैसे हो रहे हैं। दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। Variables should be individual as it is individually behaving in your model. तो यहां पे अगर हम देखें तो जीएससीआई और ईएनपी के बीच में जो लाल वैल्यू आ रही है वो ये बता रही है कि ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे कुछ हद तक ओवरलैपिंग है, मतलब सिमिलर हो। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इन दो वेरिएबल्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप वापस अपने कैनवस पे जाओगे और कैनवस पे जाने के बाद आपने जीएससीआई के वैल्यूज देखी, तमाम वैल्यूज 0.7 से बढ़ी। सही है? इस वेरिएबल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है जीएससीआई 5 की, जो कि 0.785 है, बाकी सारी तो 80 से बढ़ी। ठीक है, तो यहां पे वीकनेस का एलिमेंट थोड़ा सा कम, यहां पे आइटम्स जो है वो वीक थोड़े से नहीं है, यहां पे सारे एक्सेप्टेबल रेंज से ऊपर जा रहे। उस टेबल के अंदर जो एंगल बनवा था उसके अंदर एक तो जीएससीआई था और दूसरा था ईएनपी। जीएससीआई हमने देख लिया, इसके अंदर कोई भी आइटम वीक नहीं है। अब हम जाएंगे ईएनपी पर। ईएनपी के अंदर मैंने पहला आइटम देखा और मुझे दिखा 0.579 और आखिरी आइटम मैंने देखा 0.531। ये दोनों वैल्यूज 0.6 से भी छोटी हैं, बट ये दोनों कंपैरेटिवली आपस में भी एक दूसरे से छोटी हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ENP6। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबसे कमजोर है ना ये, दोनों वेरिएबल्स में तमाम आइटम्स में सबसे कमजोर वैल्यू है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने कैनवस के ऊपर चेंज किया तो मैं दोबारा से एल्गोरिथम रन करूंगा जाकर। हर दफा जब आप एल्गोरिथम रन करोगे तो आपने सारी टेबल्स चेक करनी है। एक आइटम के डिलीट होने से हर टेबल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। यहां पे मैं अभी चेक नहीं कर पाता।
मैं आया इस पे, और यहाँ पे भी ये चारों कॉलम्स अभी तक ग्रीन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके कोई कंस्ट्रक्ट की जो अवेलेबिलिटीज और एवी हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मैं आ गया वापस डिस्क्रिमिनेंट पे। ओ ईएनपी की एक वैल्यू जो सबसे कमजोर थी, जब मैंने उसको डिलीट किया तो जो जीएमपी के साथ में ब्लैक वैल्यू आ गई थी वो भी रेड हो गई। इसकी कोई जुगाड़ नहीं है दुनिया, ये ट्रायल एंड एरर पे। जब मैंने ये किया तो अगर आप गौर करो तो मैंने ईएनपी में से आइटम डिलीट किया था, तो कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज हुई है, रो में चेंज नहीं। इसका मतलब है ईएनपी के अंदर कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से ईएनपी से रिलेटेड वेरिएबल्स खराब होते जा रहे हैं। मुझे एक वैल्यू याद है उसकी, पहली वैल्यू। अब मेरे पास दो ऑप्शंस, ये एक्सपीरियंस, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस, या तो मैं उसमें से छोटी आइटम को उड़ाऊं, ठीक है, और मैं रेकमेंडेड प्रोसीजर जो किताबों में लिखा हुआ है उसके जरिए से चलूं, वरना मैं बोलूं कि अच्छा जी मुझे सिर्फ कॉलम वाली वैल्यू को सही करना था ना, ओ रो वाली, ये वाली वैल्यू सही करनी है। तो मैंने अगर कॉलम की वैल्यू में से कोई चीज उड़ाई है तो उसने दो वैल्यूज हिला दी। अगर मैं जीएससीआई में से कोई वैल्यू जो सबसे कमजोर हो, जीएससीआई के अंदर सबसे कमजोर हो, अगर मैं वो डिलीट करूं तो क्या होगा इंपैक्ट? लॉजिकल बात है ना कि अगर मैंने दूसरे कंस्ट्रक्ट में से कमजोर तरीन वैल्यू हटाई है तो उसने बाकी कंस्ट्रक्ट को भी हिला दिया। तो यहां मैं सिर्फ उसको छेड़ के ना देखूं जिसके अंदर जो है वो वैल्यू खराब आ रही है, जिसके साथ रिलेट है। तो मैंने क्या किया, मैं जीएससीआई में गया और यहां पे जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, सबसे बड़ी वैल्यू कभी गलती मत करना डिलीट करना, वो इतना कुछ बिगाड़ देगी कि उसके बाद याद भी नहीं रहेगा कि संभालना कैसे। छोटी से ही शुरू करना। अब इस वाले मॉडल के अंदर अगर आप छोटी वैल्यू देखो तो वो भले थ्रेशोल्ड से बड़ी है, 0.7 से बड़ी है, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर 0.7 से बड़ी हो गई तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आउटर लोडिंग की वैल्यूज, कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवीई, सीआर की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की तीनों टेबलें, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये सब सही आनी चाहिए। तो जब सब सही लानी है और ऑप्शन आपके पास सिर्फ आइटम डिलीट करने का है, तो फिर 0.7 से भी बड़ी वैल्यूज कभी कभार डिलीट होती हैं। तभी इस डेटा सेट को मैंने यूज किया। रेकमेंडेड ये होता है कि 7 से बड़ी हो गई अब आप डिलीट नहीं कर सकते, नहीं सर, 7 से बड़ी वैल्यू भी डिलीट होगी अगर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का। जीएससीआई के अंदर तमाम वैल्यूज अभी भी ग्रीन है। मैं आया कंपोजिट रिलायबिलिटी पे, यहाँ पे भी चारों वैल्यूज सही हैं। अगर आप गौर करो तो पहले थी 0.940 और मैंने 0.7 से बड़ी वैल्यू डिलीट की है जीएससीआई से, उसके बावजूद भी सिर्फ वैल्यू 0.936 तक आई है। बहुत माइन्यूट सा चेंज आया। इसका मतलब है जीएससीआई को खराब करने से या उसके अंदर से आइटम डिलीट करने से ये मसला हल नहीं होगा। आपने सही करना है जीएनपी को, ईएनपी को। मैं वापस आया, मैंने कंट्रोल Z दबा के उस आइटम को वापस ले आया जो जीएससीआई से रिमूव किया था। अब क्योंकि मुझे याद है मैंने ईएनपी के अंदर से आखिरी आइटम उड़ाया था तो दो वैल्यूज खराब हो गई, तो पहले तो मैं उस आइटम को दोबारा डिलीट कर दूं। हाँ ईएनपी 1 डिलीट कर देते। ये एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको पता है कि एक आइटम उड़ाने से आपकी दो वैल्यूज खराब हो गई थी और आपके पास एक दूसरा आइटम का ऑप्शन बाकी था, तो अब आप ट्रायल एंड एरर के ऊपर पहले वाले आइटम को छोड़ के किसी और आइटम को डिलीट करके देखो। एक आइटम डिलीट किया है जो सबसे पहले भी किया था और वैल्यू 0.940 से नीचे आके 0.907 तक आ गई। अब बिल्कुल एच पे मैं जीएससीआई से डिलीट करूं या मैं ईएनपी से डिलीट करूं। ईएनपी के अंदर अभी भी एक आइटम ऐसा है, जो 0.5 पे आ। इस आइटम का नेचर याद है,
इस आइटम को डिलीट करने की वजह से ऊपर वाला स्केल भी हिल रहा। लेकिन जब हम GSCI में से आइटम डिलीट कर रहे थे तो बहुत ही कोई 4% या 3% का डिफरेंस आ रहा था। तो हमने पहले क्या करना है, हम पहले उस आइटम को रिमूव करके देखते हैं जिससे बहुत माइन्यूट सा चेंज आ रहा था, क्योंकि अभी हमें चाहिए भी सिर्फ 0.07 नीचे आ जाए। थैंक यू, आई एम मोबिलाइज्ड। कहाँ गया बैंड? अभी भी नहीं। तो अगर उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा ना तो उस आइटम को मत छेड़ो, आइटम बड़े जरूरी हैं। मैंने अब इसका 6 भी डिलीट कर दिया, मैंने दोबारा एल्गोरिथम रन किया। आगे भले ये ब्लैक में, मैं आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं करता। आप थ्रेशोल्ड रखो 0.90, अगर उससे कम वैल्यू हो ब्लैक में आ रही है आप एक्सेप्ट करो। इसको ग्रीन करने की कोशिश मत, क्योंकि किसी का भी मॉडल इतना नन्ना मुन्ना सा नहीं है। तो अगर ग्रीन आ रही है कर लेना एक्सेप्ट, ओ मतलब ब्लैक आ रही है कर लेना एक्सेप्ट, क्योंकि रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड जो ज्यादातर है वो 0.90 का ही है। 0.85 वाला जो थ्रेशोल्ड है जिसकी वजह से ये ब्लैक आ रहा है वो कंजर्वेटिव थ्रेशोल्ड कहलाता है। कि कोई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव चीज हो जिसके अंदर हमें पता है कि इस मॉडल के अंदर ये दो वेरिएबल्स डिफरेंस होना जरूरी है, तो हम उसको 85 पे लेके जाएंगे, अदरवाइज हम 90 पे एक्सेप्ट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सही आ गई HTMT के थ्रू। अब जो दो मसले हैं वो देख लो, जो जाएंगे किस पे, एक्सेल। कहाँ है बेटा एक्सेल? एक्सेल बोलो, उसके ऊपर ये टेबल कॉपी करो, फॉर्मूले लगा समझाओ। रीजन कैसे देंगे बेटा? ऑन करके अभी स्टार्ट नहीं होगा। रीजन आप क्या दोगे? आप रीजन बताओगे। मिसाल के तौर पे आपने इंटरप्रिटेशन में जहाँ पे आपने आउटर लोडिंग को डिस्कस किया है वहाँ पे आपने बताया कि हमने ENP में से आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 6 को रिमूव किया है because their values were less than 0.70 and those items were disturbing or were unable to do the नहीं क्या था यार, were hindering the discriminant validity to be achieved using HTML. Were hindering the discriminant to achieve the discriminant validity using HTML. अच्छा, एक चीज और याद, कभी कभार आपको ये भी देखने को मिलेगा, कभी कभार क्या हमेशा देखने को मिलेगा, ये जो आइटम है ना ये आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे GSCI के 5 वैल्यूज हैं, ENP के 6 वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं, ये आपस में कोरिलेट करते हैं। तो अगर आप इसको और से देखते हैं, मैंने वो चीज बताई नहीं, आपने जब पहले आइटम को डिलीट नहीं किया था, मतलब ENP में 1 भी था और ENP में 6 भी था, तो 6 की वैल्यू आ गई थी 0.531, लेकिन जब आपने ENP 1 को डिलीट किया तो ये 531 बढ़ के हो गया था 532। वो इफेक्ट आता है, वो शेयर्ड होता है। तो एक चीज याद रखना, कभी कभार एक आइटम को पहले रिमूव किया तो बिहेवियर कुछ और, उस आइटम को बाद में रिमूव किया तो बिहेवियर कुछ और। तो सीक्वेंस में याद रखना, तभी बोल रहा हूं हाथ क्या नोट कर लेना कि पहले मैंने ये आइटम डिलीट किया तो ये हुआ, फिर ये आइटम डिलीट किया तो ये हुआ। लिखते वक्त चीज आसान हो जाएगी। बेटा एक्सेल का कॉपी तो करो, कॉपी कैसे करते हैं वहां से आप करते जाओ, मैं बता। अच्छा, आप आए FLC की टेबल पे, FLC की टेबल पे आने के बाद बेटा टेबल पे जाओ, FLC के ऊपर देखो, सीधे हाथ के ऊपर एक बटन बना हुआ है कॉपी टू एक्सेल वर्ड। बेटा माउस ले लो, ये आया कॉपी टू एक्सेल वर्ड। आपने इस टेबल पे आए, आपने इस बटन पे क्लिक किया, कर दिया जी, कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप गए वापस एक्सेल के ऊपर और आपने जाके थोड़ा सा ऊपर नीचे का कॉलम खाली छोड़े और एक जगह पे आके आपने उसको पेस्ट कर दिया। ये टेबल आपके पास आ जाएगी एज इट इज एक्सेल। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला यूज करना है कॉलम और रो वाइज। मैक्स फॉर्मूले का नाम है मैक्स
वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू है, आप उसको नीचे मेंशन कर देते। फिर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कॉपी कर लिया, तो तमाम कॉलम्स की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसीजर आपने किया किस पे? रो के लिए। रो पे। अब आपने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि तमाम वैल्यूज जो है ना, ये मेरा ओसीडी है, तमाम वैल्यूज जो है वो 3 डेसिमल तक आनी चाहिए। क्लियर? ये जो कॉलम है ये मैक्सिमम कॉलम्स का है, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं रोज में। ठीक है, तो इस रो के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वैल्यू ही एक है, तो बड़ी भी वही है। इस वैल्यू के इस कॉलम में भी इत्तेफाक से वही वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है, हमने चेक बेसिकली क्या करना है कि ये जो डायगनली वैल्यूज है ना, जो डायगनल वैल्यूज है, ये तमाम वैल्यूज अपने रिस्पेक्टिव रो और कॉलम में सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर अभी तो आपके पास 4 वेरिएबल्स का मॉडल है ना, बड़ी आसानी से मिल गया। ये 18 वेरिएबल्स का मॉडल होगा, इतना बड़ा बन जाएगा। जब आप यूं देखते हुए आ रहे होगा, उसके बाद सिर्फ आपको अंधेरा दिखेगा। इसके बाद वाले स्टेप के ऊपर, पहला स्टेप क्या किया आपने? टेबल कॉपी की। दूसरा स्टेप आपने किया रो कॉलम पे आपने मैक्सिमम की जो है ना वो फॉर्मूले अप्लाई किए। तीसरे स्टेप के ऊपर आपने जो नीचे कॉलम वाली मैक्सिमम की वैल्यूज आ रही है, बेटा मैक्सिमम की वैल्यूज ये रही बेटा, कॉलम वाली ये जो 4 वैल्यूज हैं इनको सेलेक्ट करो बेटा एक साथ। हाँ, और इनको आपने कर दिया कॉपी। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर दिया। यहाँ पे आके आपने बिल्कुल उसी के रो वाली जो लाइन है उसके पैरेलल आपने सेल के ऊपर सेलेक्ट किया। मैंने कहा था करने के लिए 0.854 के साथ जो सेल है उस पर क्लिक करो बेटा। बेटा उस पर क्लिक करो, सिर्फ बेटा छोड़ो, सेल पे कर दिया सो तो किया। इस पे लेफ्ट क्लिक किया और ये पेस्ट स्पेशल का बटन है। जी सर, उधर देख ले, पेस्ट स्पेशल का बटन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ। बहुत उम्दा बेटा, तुम मालूम बैठो। मुझे याद नहीं रहा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, दानिश ने मुझे बहुत मारना है। ये आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में HTMT का टेबल ये रहा। इसी के नीचे थोड़ा सा FLC का टेबल है। आपने यहाँ पे गए और जाके कॉपी टू एक्सेल वर्ड पे किया। एक्सेल पे आए, कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दिया। तमाम वैल्यूज को नंबर्स की फॉर्म में लाके 3 डेसिमल तक लिया। मैक्स का फॉर्मूला लगाया रो पे, कॉलम पे, एंटर। क्या मुसीबत है ये, बहुत ही गलत से चल रही है। सही है। उसके बाद आपने मैक्स का फॉर्मूला लगाया रो पे, आपको ये तमाम वैल्यूज जो यहां लिखी हुई हैं ये आपको चाहिए इसके पैरेलल। लेफ्ट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, पेस्ट के कॉलम के अंदर ऑप्शन लिया वैल्यू का, आखिर में एक दिया हुआ ऑप्शन ट्रांसपोज का, दोनों पे आपने चेक लगाया, ओके कर दिया। एग्जैक्टली वही वैल्यूज उठ के वहां पे ट्रांसपोज हो गए। तीसरे कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू दिस। अच्छा देखो, ये वाला जो कॉलम है ये किसका है? रोज का। और जो दूसरी वाली लाइन है वो है कॉलम्स की। हमने कंपेयर क्या करना है कि रो कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू वो होनी चाहिए जो टॉप ऑफ द लाइन आ रही है। तो हमने इसमें सिंपल सा फॉर्मूला किया, पहले दोनों वैल्यूज को जो है ना वो हमने पैरेलल किया और हमने सीधा सीधा सा इक्वल्स टू का फॉर्मूला यूज कर लिया कि एक वैल्यू अगर दूसरे के इक्विवेलेंट है तो आप उसको ऑप्शन दे दो ट्रू, और अगर दोनों के अंदर डिफरेंस है तो वो हो जाएगा फॉल्स। तो मैंने पहले के अंदर इक्वल्स टू पहली वैल्यू, इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू और एंटर। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज रो और कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो एक ही है। इसी को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल D कर दिया, तो आपके पास ये चारों के ऊपर फॉर्मूला सेम अप्लाई हो गया। चार ही वेरिएबल्स थे, रो कॉलम में 4 वैल्यूज आई हैं मैक्सिमम की, वो चारों वैल्यूज रो कॉलम में सबसे हाईएस्ट है, चारों ट्रू आ गए।
चारों वैल्यूज को 1 बाय 1 कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट किया और बेटा कंट्रोल बी करके उसको बोल्ड कर दिया। ये आपकी हो गई फॉनेनल लार्कर की टेबल। ये क्राइटेरिया मीट होगा तभी फॉनेनल लार्कर एक्सेप्ट होगा, लेकिन क्राइटेरिया मीट करते करते तक एक टेबल बन जाएगी। यहां तक ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके बाद वाली टेबल पे, डेट इज क्रॉस लोडिंग्स। पहले देखो तीनों डिस्क्रिमिनेंट है, एचटीएमटी भी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, एफएलसी भी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, क्रॉस लोडिंग भी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। पहले एचटीएमटी को चेक करने से फायदा क्या होता है कि उसमें होता है थ्रेशोल्ड की मार्किंग। एचटीएमटी के अंदर अगर वैल्यू खराब भी आ रही होगी ना, एफएलसी के अंदर सही आ रही होगी, लेकिन वहां से यह पता चल जाएगा वैल्यू कौन सी खराब है। जब वो सारी ब्लैक और ग्रीन हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली एफएलसी और क्रॉस लोडिंग सही ही होंगे, लेकिन उनके क्राइटेरिया चेक तो करने होंगे। तीनों सही आने चाहिए। हम जब क्रॉस लोडिंग पे आएंगे तो पैरेलली तो हमने इसको पहले कॉपी पेस्ट करने के बाद डालना है एक्सेल पे। तीन डेसिमल की आप वैल्यू लेके आ गए। आपने ये पहली वाली लाइन सेलेक्ट की और यहां का ऑब्जेक्टिव ये है कि ENP2 मतलब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का जो सेकंड आइटम है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के कंस्ट्रक्ट में सबसे ज्यादा लोड होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कंस्ट्रक्ट्स। क्रॉस लोडिंग्स, हर आइटम की लोडिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स में करके चेक करेंगे कि क्या वो आइटम अपने कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी और कंस्ट्रक्ट को। नहीं आई पल्ले भाई, सवाल तुमने लिखे ना वेरिएबल के अंदर, तुमने क्वेश्चनर के अंदर हर वेरिएबल के नीचे 5 सवाल डाले, तो तुम्हारी अजम्पशन क्या थी कि ये 5 सवाल इसी कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बात आप कर रहे हो थ्योरेटिकली, स्टैटिस्टिकली ये चीज चेक की जाती है क्रॉस लोडिंग से। अगर उस आइटम की वैल्यू अपने कंस्ट्रक्ट के कॉलम में बड़ी आई और बाकी कंस्ट्रक्ट के कॉलम में छोटी है, इसका मतलब है वो अपने कंस्ट्रक्ट को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे कंस्ट्रक्ट्स में कम रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो उस आइटम ने अपने आप को डिफरेंट शो कर दिया ना कि मैं लॉयल हूं अपने कंस्ट्रक्ट के साथ एज कंपेयर टू अदर कंस्ट्रक्ट्स। वो ऑब्जेक्टिव है आपका क्रॉस लोडिंग का, और इसके लिए आपको यूज करनी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने सबसे पहले ENP2 वाली जो लाइन में वैल्यूज हैं आपने उनको सेलेक्ट किया, सही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, सेकंड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल का। इसके अंदर पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स का। आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सिलेक्शन की जगह पे कर दिया 1, क्योंकि एक वैल्यू चाहिए, एक आइटम की एक वैल्यू होगी, तो वो जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लोड होगा वो आइडेंटिफाई कर दो। तो हमें एक आइटम की एक वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया इसको 1, फिर हमने ओके कर दिया, ये हो गया। तो पहला आइटम तो यही शो कर रहा है कि ENP2 जो है वो ENP में सबसे ज्यादा लोड हुआ। अब हमें बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया, हमने यहां से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और जो हमने सिलेक्शन की हुई थी उसी को हमने अगली लाइन में पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 लाइंस के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और नीचे की 2 लाइंस को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जनरली मुझे आदत है तो मैं इसलिए इसको चारों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा। फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, नीचे की 4 लाइंस को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, दोबारा गया, आपने अगर जितनी सिलेक्शन की लाइंस ली हुई हैं उससे ज़्यादा को सेलेक्ट किया तो वो फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा। सही है। अब अगर आप गौर से देखो तो ये टेबल बनेगी डायगोनल, इत्तेफाक से ये डायगोनल बन गई। कभी कभार ऐसा होता है डायगोनल नहीं भी बनती। ENP के तमाम आइटम्स ये रहे और इनकी सारी हाईएस्ट वैल्यूज ENP के कॉलम में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम कर देंगे कंट्रोल B दबा के बोल्ड। फिर हमने देखा EP की तमाम वैल्यूज हैं और वो EP के कॉलम में सबसे ज्यादा लोड हो रही हैं, तो ये वैल्यूज जो सबसे हाईएस्ट लोडेड हैं हम उनको कर देंगे बोल्ड। GMP की तमाम वैल्यूज
जीएमपी के कॉलम के अंदर लोड हो रही है, तमाम वैल्यूज को पकड़ा, बोल्ड कर दिया। और आखिरी कॉलम है आपके पास जीएससीआई का। जीएससीआई के तमाम आइटम्स जो भी लोड हुए हैं मेजरमेंट मॉडल में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब अपने ही कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहे हैं। आपने इनको सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। वंस इट इज बोल्ड, तमाम वैल्यूज बोल्ड हो गई और कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जीएससीआई का आइटम है और लोड हो रहा है ईएनपी में। जब ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन मौजूद नहीं है तो डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी यूजिंग क्रॉस लोडिंग मेथड्स हैज बीन अचीव्ड। ये पूरी टेबल को आपने एक साथ सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। अब वो लाल वाली वैल्यूज हट गई और ये आपकी एक्चुअल में फॉर्मेटेड टेबल बन गई जो आपके चैप्टर 4 के अंदर डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के हेडर के अंदर हेडिंग के नीचे आएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक तो हमें चीजें चेक करनी होती हैं। इसके बाद सिर्फ एक टेबल बची है मेजरमेंट मॉडल के अंदर, दैट इज आर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव पावर। आप गए अपने एल्गोरिथम की ही टेबल में और यहां पे आके देखो क्वालिटी क्राइटेरिया के नीचे सबसे पहला ऑप्शन है आर स्क्वायर का। आपने इसको सेलेक्ट किया। मैंने कहा था ना, कुछ इंडेजीनियस होते हैं, कुछ एक्सोजीनियस होते हैं। आपके मॉडल के अंदर एक वेरिएबल के अलावा सारे इंडेजीनियस हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसके अलावा तीनों कंस्ट्रक्ट जो है वो इंडेजीनियस है नेचर में। देखो उन्हीं तीन की वैल्यूज आएंगी आर स्क्वायर, जीएमपी की कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी। आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इंडेजीनियस कंस्ट्रक्ट की वैल्यूज रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा कोई वैल्यू आर स्क्वायर में तो आती भी नहीं है, क्यू स्क्वायर में आ भी जाए तो रिपोर्टेबल नहीं होती। वैसे इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आर स्क्वायर का कोई एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं जितना वैल्यू बड़ी होगी उतना अच्छा। बट हायर ने 2011 के पेपर में एक बात बोली है कि अगर ये वैल्यू 0.25 से बड़ी हो तो अच्छी बात। 0.25 से आर स्क्वायर, इफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.25 then the model will be considered good। बस माइनस में नहीं आनी चाहिए ना आर स्क्वायर ना एडजस्टेड, उसका भले एडजस्टेड रिपोर्ट हो या ना हो, माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0.25 आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर आपके मॉडल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्लियर? कभी कभार ऐसा होता है आप आर स्क्वायर देखते हो, उसकी वैल्यू आती है 0.026। कोई आप देखते हो, आपको वैल्यू दिखती है एक वेरिएबल की 0.026, आप कहते हो आर स्क्वायर सही, पॉजिटिव में आर, आप उसके रिस्पेक्टिव एडजस्टेड देखना भूल जाते हो। एडजस्टेड में 99% चांसेस हैं कि वहां पे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस में गिर रही होगी। तो अगर एडजस्टेड में भी माइनस गिर रही है ना तो मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं। और अगर किसी का ऐसा हो जाए तो वो डायरेक्टली मुझसे कर सकते। यहां तक क्लियर है? जो टेबल्स मैंने बताई हैं अभी मैं उनको लिखवा भी दूंगा कि कौन सी टेबल्स हैं। आपने उन्हीं टेबल्स को चेक भी करना और रिपोर्ट भी उन्हीं को करना। क्लियर? यहां तक हमारा आउटर लोडिंग की वैल्यूज हमने देख ली, सब एक्सेप्टेबल है। क्रॉनबैक अल्फा हमने देखा, सब एक्सेप्टेबल था। कंपोजिट रिलायबिलिटी हमने देखी, सब एक्सेप्टेबल थी। एवी सब एक्सेप्टेबल था। एचटीएमटी सही कर लिया हमने, एफएलसी सही आया, क्रॉस लोडिंग सही आई है। आर स्क्वायर की वैल्यू भी इत्तेफाक से 0.25 से बड़ी ही आ रही है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? अब इसके बाद वाले जो 2 स्टेप्स हैं उसमें रिजल्ट कुछ भी आए हम एक्सेप्ट। इसके बाद वाली जो 2 स्टेप्स हैं उसमें रिजल्ट कुछ भी आए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पे रिजल्ट अगर कुछ भी मसला करेंगे तो हमारे लिए आगे क्या, ये भी अनएक्सेप्टेबल। हमने इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर? हमने जहां पे जाके कैलकुलेट में एल्गोरिथम रन किया था उसी के नीचे लिखा हुआ बूटस्ट्रैपिंग, हमने इस पर क्लिक किया और बेटा सिर्फ एक चीज चेंज करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये देख रहे हो सिग्निफिकेंस लेवल लिखा हुआ है, इसको 0.05 से चेंज करके
0.10 लिख देना। ठीक है, सिर्फ यहां पे इसको चेंज करना, क्योंकि हम सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज में 10% की पी वैल्यू को भी एक्सेप्टेबल कंसिडर कर लेते हैं वाइल हाइपोथेसिस टेस्ट। और उसके बाद आपने इवेंचुअली वही ओपन रिपोर्ट पे आपने टिक किया हुआ, कैलकुलेशन के ऊपर आपने दबा दिया। दैट एनालिसिस विल टेक सम टाइम, क्योंकि आप लोगों के जितने हैवी मॉडल्स हैं उसके हिसाब से ये तो बहुत जल्दी रन कर दिया इसने, ये आराम से करते हैं, कभी कभार 1-2 मिनट भी ले लेते हैं। ये आ जाने के बाद आपने सबसे पहले देखा अपना पाथ कोएफिशिएंट, और अगर आप यहां पे इसको थोड़ा सा इसको गौर करें तो ये वही हाइपोथेसिस है जो वहां पे बने। अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो देखो, एक हाइपोथेसिस है कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट जीएससीआई पे, फिर एक हाइपोथेसिस है आपका कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, वो एक एरो मिसिंग है। तीसरा है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे, 3 हो गए। फिर ग्रीन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का इंपैक्ट है इकोनॉमिक पे, 4, और ग्रीन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे, 5। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हाइपोथेसिस है डायरेक्ट के। अगर आप पीएलएस के अंदर इस टेबल को गौर से देखोगे, 1 2 3 4 5, तो अगर आपके मॉडल के अंदर हाइपोथेसिस हैं 35 डायरेक्ट के, तो यहां पे 35 लाइनें होनी चाहिए। अगर यहां पे कुछ मिसिंग है तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जो कैनवस के ऊपर मॉडल बना हुआ उसमें से कोई एक एरो गायब है। ऑल्दो उस एरो की वजह से मेजरमेंट मॉडल की किसी भी एनालिसिस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसमें से एक एरो गायब भी कर दूंगा, रिजल्ट सारे मेजरमेंट मॉडल के सेम रहेंगे, ना एचटीएमटी हिलेगा ना कुछ हिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स देखा ही, वो तो अभी कंस्ट्रक्ट ऑफ आइटम्स में खेल रहा। तो इन हाइपोथेसिस के अंदर चेंजेस हो जाने की वजह से एल्गोरिथम नहीं हिलता, ये दिमाग में रखना। लेकिन ये कैलकुलेशन लाजमी कर लेना कि अगर तुम्हारे हाइपोथेसिस 15 है तो यहाँ पे लाइनें भी 15 हो, और वही होनी चाहिए जो वहां है। ये नहीं कि सर 15 थी 15 कर दी, अब जैसे भी कर दी। फिर इसके अंदर आपने ओरिजिनल सैंपल वाली जो है ना वो कॉलम को देखना है, सैंपल मीन वाले कॉलम को नहीं देखना। ओरिजिनल सैंपल वाले कॉलम को देखना है, सैंपल मीन वाले कॉलम को नहीं देखना। और ये आ गया आपके आखिरी कॉलम के अंदर प्रॉप की वैल्यू। सारी ग्रीन ये शो कर रही है कि तमाम वैल्यू 0.10 से बड़ी है, 0.10 से बड़ी है। सब सो रहे हो? तमाम वैल्यू 0.10 से छोटी है, इसलिए वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि आपका वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अगर यहां पे लाल वैल्यू आती तो इसका मतलब है वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ये वो टेबल है जिससे आपने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट का क्लेम करना है। जो चैप्टर 2 में आपने बनाए हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के अंदर, जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाए हैं, उन हाइपोथेसिस का स्टैटिस्टिकल आउटपुट के क्या जो क्लेम आपने चैप्टर 2 में किया है वो रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जिनके मीडिएशन एनालिसिस है उनके लिए एक टेबल है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट की, वो ये भी। अगर आप इसको सीक्वेंस में देखो तो पहला कॉलम आता है आपका, पहला टेबल आता है पाथ कोएफिशिएंट का, फिर इंटरसेप्ट्स का, फिर आता है टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट का, और तीसरा आता है आपके पास स्पेसिफिक इनडायरेक्ट का। आपने स्पेसिफिक इनडायरेक्ट पे जाना है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 ही मीडिएशन के हाइपोथेसिस, जीएमपी से होता हुआ जीएससीआई से होता हुआ जीएमपी का इंपैक्ट इकोनॉमिक पे, और जीएससीआई से होता हुआ जीएमपी का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे। तो 2 ही मीडिएशन के हाइपोथेसिस हैं। देखो यहां पे भी सिर्फ 2 ही हाइपोथेसिस है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट में, एग्जैक्टली वही है। जीएमपी जीएससीआई ईपी, जीएमपी जीएससीआई ईएनपी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सेप्ट हुए या नहीं। ये भी एक्सेप्ट होगा। अगर किसी का मॉडरेशन है, किसी का मॉडरेटर वाला है ना, मॉडरेटर है ना, उसकी जो एनालिसिस की जो लाइनें मिलेंगी वो तुम्हें पाथ कोएफिशिएंट की टेबल में ही मिल जाएगी। वो नीचे इसी कॉलम के अंदर नीचे की लाइनों में लिखा होगा, एक वेरिएबल एक्स करके दूसरा वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक्स वाले वेरिएबल्स होंगे। यहां तक क्लियर हो गया?
सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और बाकी है, एंड दैट इज ये डायग्राम्स आपने जो है ना वो अपने थीसिस के अंदर डालनी होती है, थीसिस और रिसर्च पेपर वो कहीं भी हो, पीएलएस की डायग्राम्स आपने वहाँ पे डालनी होती, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो एज इट इज जो डायग्राम आपके पास आ रही है आप उसको डाउनलोड करो और चिपका दो, वरना इसका तरीका ये होता है कि आपकी जो, जैसे मैंने वहाँ पे मेजरमेंट मॉडल के टेबल में या एल्गोरिथम की डायग्राम में आपको दिखाया था कि आइटम्स की वैल्यूज आपको दिख रही थी, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। एल्गोरिथम इस मॉडल के अंदर आप देखो ये जो वैल्यूज हैं ये आपके आउटर लोडिंग की, ये जो सर्किल में वैल्यूज आ रही हैं डेट इज आर स्क्वायर। देखो जीएससीआई का आर स्क्वायर कितना, मतलब वैल्यू क्या आ रही है 60.1, ये जो सर्किल के अंदर वैल्यूज आ रही हैं पीएलएस के एल्गोरिथम की डायग्राम में, सर्किल के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं डेट इज आर स्क्वायर। सर्किल और आइटम के बीच में जो लाइंस हैं, जो एरोज हैं, उस पे जो वैल्यूज आ रही हैं डेट इज आउटर लोडिंग। हमें एल्गोरिथम की डायग्राम में टेक्निकली मेरे लिए ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑल्दो उस डायग्राम में एक तीसरी वैल्यू आती है दो कंस्ट्रक्ट के बीच के एरो पे भी, ये मुझे यहां नहीं चाहिए, ये पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू ये मुझे यहां नहीं चाहिए होती क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है एल्गोरिथम। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप इस साइड पे देखो तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सही है। देखो स्ट्रक्चरल मॉडल पाथ कोफिशिएंट, मतलब कि जो दो कंस्ट्रक्ट के बीच में एरो है उस एरो पे तुम पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू शो करो। मेजरमेंट मॉडल मतलब आइटम और कंस्ट्रक्ट के बीच में जो वैल्यूज है एरोस पे, उस पे तुम आउटर वेट या लोडिंग्स की वैल्यू शो कर दो, जैसे अभी शो हो रही थी। फिर तुमने कहा कंस्ट्रक्ट के आगे लिखा है आर स्क्वायर, मतलब कंस्ट्रक्ट के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू शो करो। अब मुझे कंस्ट्रक्ट के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगा। मुझे मेजरमेंट मॉडल के अंदर मतलब कंस्ट्रक्ट और आइटम के बीच में जो एरोज हैं उसके ऊपर मुझे आउटर लोडिंग की वैल्यूज चाहिए, मैं दूसरा ऑप्शन भी वैसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट के बीच में एरो है उस पे जो पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है मुझे वो यहां नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, उस पाथ कोफिशिएंट पे क्लिक करूंगा, आपके पास ये ऑप्शंस आ गए, ये ऑप्शंस आ गए। आपने इसके अंदर पहला ऑप्शन ब्लैंक है, उस पर क्लिक कर दिया, देखो ये आइटम से गायब हो गई, ये गायब हो गई। आपने इसी कैनवस पे लेफ्ट क्लिक किया, एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक किया, एक्सटर्नल फाइल के ऊपर सिलेक्शन दी, ये जनरली यहां पे आता है क्योंकि ये पीएलएस पुराना है, उसके ऊपर काम हो चुका है, तो इसलिए वो ऑप्शंस बहुत सारे बिल्ट इन है। ये टेक्निकली क्लिपबोर्ड पे आता है, आपने इसको एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक करना है, पीएनजी रहना चाहिए, हाइड कमेंट्स हैं, और आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। ये याद आया मॉडल हमने कब लिखा था, जब हमने शुरू में मॉडल क्रिएट मॉडल किया था तो उस हमने पीएलएस सैम सेलेक्ट किया था और नीचे हमने मॉडल का नाम रखा था मॉडल। तो जो नाम आप वहां रखते हो ना, फाइल का डिफॉल्ट नेम वो हो जाता है। तो मैंने इन बच्चों को ये बताया था कि वहां पे लिखा करो पीएलएस, या वहां पे लिख दिया करो कि मिसाल के तौर पे हम जनरली अभी जो डाउनलोड करते हैं हम करते हैं एएलजी के नाम से एल्गोरिथम, बूट के नाम से बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है, और प्रेडिक्ट के नाम से जो होती है, प्रेडिक्ट की जो फाइल होती है हम उसको डायरेक्टली क्यू स्क्वायर का ही नाम दे देते हैं, क्यू स्क्वायर। वो हमारी अपनी मर्जी है, यहाँ पे आपका अपना रीजन है। तो मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि वहाँ का नाम यहाँ डिफॉल्ट पे आ जाता है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ क्योंकि ये एल्गोरिथम की डायग्राम है ना, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ ALG एल्गोरिथम डैश इमेज, क्योंकि ये इमेज है। एंटर दबा दिया, ये डायग्राम आ गया। ये डायग्राम आपके थीसिस के अंदर आएगी, तो इसलिए आपने इसको डाउनलोड करके रखा है। अप्रूवल के टाइम पे भी जब आप रिजल्ट्स अप्रूव करवाओगे सर दानिश से या अपने फैसिलिटी से, फैकल्टी से, तो आपने ये इमेजेस भेजनी है। दूसरा, अब ये वाली रिपोर्ट थी ना जिसका इमेज था, आपके पास एल्गोरिथम की 2 फाइलें होंगी, बूटस्ट्रैपिंग की 2 फाइलें होंगी और प्रेडिक्ट की 1 फाइल। एल्गोरिथम और बूटस्ट्रैपिंग की जो 2 फाइलें होंगी उसमें से एक इमेज की फाइल होगी, एक एक्सेल की फाइल होगी।
यही सारी टेबल्स जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो सॉफ्टवेयर पे, ये एक्सेल पे कन्वर्ट हो जाती है आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में। यही सीक्वेंस होता है, सब कुछ यही होता है, इंटरफेस भी यही होता है। तो आपने उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने ये एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सिर्फ तब आएगा जब आपने रिपोर्ट खोली हुई है। एक्सक्लूड लार्ज मैट्रिसेस पे टिक लगा देना, वेंडर मॉडल इमेजेस के ऊपर टिक नहीं लगाना है, वेंडर ग्राफ्स के ऊपर भी टिक नहीं लगाना, और प्लेन लेआउट पे भी टिक नहीं लगाना। बस पहले पे मार्क होगा, बाकी तीनों पे मार्किंग नहीं होगी। एक्सपोर्ट करोगे दोबारा से वो मॉडल का नाम पूछ लेगा। मैं इसको कहूंगा ALG एक्सेल। ये देखो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे जो शो का बटन है वो उस वक्त काम करता है जब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अगर कोई फाइल अनएडिटेबल है तो ये ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं। तो कोई ये कंफ्यूज ना हो जाए, क्या मैंने फाइल तो डाउनलोड कर ली है, ये ओपन क्यों नहीं हो रही। सेकेंडली, आपने एल्गोरिथम डाउनलोड कर लिया, अब मैं गया, मैंने बूटस्ट्रैपिंग रन की, ये आ गई बूटस्ट्रैपिंग, ये आ गई डायग्राम, ठीक है। मैंने पहले कर लिया एक्सेल डाउनलोड। मैं वापस कैनवस पे गया, अब मुझे इन एरोस के ऊपर चाहिए पाथ कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ताकि मैं डायग्राम देख के ही बता दूं मेरे कितने और कौन से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं और कौन से रिजेक्ट हुए। लेकिन ये जो पहले की वैल्यूज थी ना, जो मैं पिछली वाली इमेज में पहले कर चुका हूं, अब मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेजरमेंट मॉडल में से मैंने पी वैल्यू की जगह पे ब्लैंक कर दिया। कंस्ट्रक्ट के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू अब नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसको भी ब्लैंक कर दिया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, मतलब ये जो लाइन है, यहाँ पे सिर्फ वो पी वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो मैंने पाथ कोफिशिएंट निकाल लिया पिछली डायग्राम में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कहा पाथ कोफिशिएंट एंड पी वैल्यूज। तो वो जो एस्टिमेट के अंदर, वो जो ओरिजिनल सैंपल के कॉलम में GMP और GSCI के लाइन के आगे लिखा हुआ था वैल्यू, वो था 0.776 और उसकी प्रॉप थी 0.000। यही है, यही वैल्यू आ रही है। और इसी के अंदर अगर जाओगे प्रॉप के अंदर, तो ये देखो, अच्छा ये है ना GMP और EP की वैल्यू के अंदर 0.005 आ रहा है प्रॉप में। ये देखो, मैं इस डायग्राम को देख के बता सकता हूं कि कितने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं, कौन से एक्सेप्ट हुए, लेकिन इसके अंदर कभी भी इनडायरेक्ट इफेक्ट का, डायग्राम के अंदर इनडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। तो ये कोशिश भी नहीं करना कि इसके अंदर आ जाएंगी, किसी तरह से हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। ये आपने कर लिया, इस पर आपने लेफ्ट क्लिक किया बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर, और आपने इसके अंदर तीसरे लेवल पे आप देखोगे अगर आके नीचे, तो PLS प्रेडिक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये वो अकलौता एनालिसिस है जिसकी सिर्फ एक्सेल डाउनलोड है। इसको हम देते हैं क्यू स्क्वायर का नाम। ये सब में ऐसे ही रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर ये 10 के ऊपर जो है ना वो एरर दे दे, तो इसको 9 कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा सिर्फ नंबर ऑफ फोल्ड्स को, नंबर ऑफ रिपीटेशन को। मतलब पहले ऑप्शन को आप 9 भी कर सकते हो। इसमें आप गए और ये देखो दूसरे लेवल पे लिखा हुआ है LV, लैटेंट वेरिएबल। ये वो वजह थी जो मैंने आपको LV और MV बता रहा था मैं। अब आपको अगर नहीं पता कि LV और MV क्या है, तो आपको नहीं समझ में आएगा वैल्यू किस टेबल से ले। LV पे आप गए, मैंने कहा था ना सिर्फ इंडिजीनियस कंस्ट्रक्ट के R स्क्वायर और Q स्क्वायर आता है। देखो यहाँ पे Q स्क्वायर जो है वो सिर्फ उन्हीं 3 वेरिएबल्स का आ रहा है जो इंडिजीनियस है नेचर में। GMP की वैल्यू नहीं आ रही, ना नाम लिखा हुआ है। तो ये आती है R स्क्वायर के पैरेलल,
मतलब एक टेबल बनी हुई होगी आपके पास जिसमें ये 3 वेरिएबल्स के नाम आ रहे होंगे, अगले कॉलम में उसके आर स्क्वायर की वैल्यूज रिपोर्ट हो रही होंगी और तीसरे कॉलम में उसके क्यू स्क्वायर की वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। दैट क्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0.02, should be greater than 0.15 and should be greater than 0.35. Should be greater than 0.02, 0.15 and 0.35. 2%, 15%, 35%. अगर आपके क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2% से ज्यादा आ रही है तो आपके मॉडल की प्रेडिक्टिव रेलेवेंस वीक है। अगर आपके मॉडल के किसी भी वेरिएबल के क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2% से ज्यादा आ रही है लेकिन 15 से नीचे, तो दैट मॉडल विल बी कंसिडर्ड एज वीक रेलेवेंस। मैंने कहा आर स्क्वायर इज प्रेडिक्टिव पावर एंड क्यू स्क्वायर इज प्रेडिक्टिव रेलेवेंस। सो दैट वेरिएबल इज वेरी वीक, हैज वेरी वीक रेलेवेंस इन द मॉडल। अगर आपके किसी कंस्ट्रक्ट की क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.15 से बड़ी है लेकिन 0.35 से छोटी है, 15% से बड़ी है क्यू स्क्वायर लेकिन 35% से नीचे है, तो दैट कंस्ट्रक्ट हैज अ मॉडरेट सिग्निफिकेंट रेलेवेंस इन द मॉडल। फिफ्टीन % से ऊपर हो लेकिन 35% से नीचे हो तो वो कंस्ट्रक्ट मॉडरेट रेलेवेंस रखता है मॉडल में। And the last one, the construct with R square greater than 35% will have a strong relevance in the model. अब अगर यहां पे मैं इस टेबल को देखूं तो ENP हो, EP हो या ESCI, तीनों जो मेरे इंडिजिनस नेचर के कंस्ट्रक्ट्स हैं वो मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस रखते हैं क्योंकि सब 35% से बड़े। सॉरी, दो जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस रखते हैं, बल्कि तीनों ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तीनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस रखते हैं इस मॉडल में क्योंकि तीनों के आर स्क्वायर जो हैं वो 35% से बड़े। इसके बाद यही होता है, आसान होता है। सही है, आपने इसकी सिर्फ एक्सेल डाउनलोड की और इसका हम नाम रख देते हैं तीन फाइलें आपके पास डाउनलोड हो गई। इवेंचुअली आपने जब ये सारा एनालिसिस कर लिया तो मैंने आपको कहा था आपने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करनी है। आप सबसे पीछे गए जहां पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था, वहां पे ये टेस्टिंग वाला जो बटन है इस पे आपने लेफ्ट क्लिक किया और देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। इस पे आपने क्लिक किया और उसी फाइल के अंदर आपने इसका नाम रखना है प्रोजेक्ट फाइल। ये रेकमेंडेड है, ये बहुत सारे जो ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इसका नाम आप प्रोजेक्ट फाइल ही रखें ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट फाइल है। ये वो फाइल है, आप किसी भी और PLS के ऊपर इंस्टॉल करोगे, पीछे आप ओपन करोगे वो सिस्टम के ऊपर एग्जैक्टली यही सारी चीजें दिखाएगा। यहाँ पे आगे आपके PLS का हैंड्स ऑन खत्म हो गया। जिसको आर स्क्वायर का कोई प्रॉब्लम आ रहा वो मुझसे कंसल्ट कर ले, ठीक है। अगर किसी का हायर ऑर्डर का मॉडल हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर ले। अगर किसी को मॉडरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर ले, वरना इन वीडियोस को आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। आप डन। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम।